जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ई लर्निंग, है ना। आपके सिलेबस में कई बार ऐसा होता है, किसी सिलेबस में आपको ई गवर्नेंस देखेगा, किसी ई गवर्नेंस देगा, किसी में ई कॉमर्स, किसी में ई लर्निंग, ई बैंकिंग, लेकिन अमूमन क्वेश्चन जो है वो इन चारों ही चीजों से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। या अगर ई गवर्नेंस भी दिया है ऑप्शन में तो, और अगर आपने चारों पढ़ लिए तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी मदद मिलती है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं हम आपकी इस शानदार क्लास को। और यहां से सीधा सीधा एक नंबर हमें मिलता है, ठीक है। समझने वाला टॉपिक है, बढ़िया तरह से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होना चाहिए, या नहीं पता तो मैं भी आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो ई कॉमर्स क्या होता है, जब आप और हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, वो हमारा ई कॉमर्स होता है। यानी कि ई कॉमर्स से हमारा तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने का एक तरीका है। वर्तमान समय में ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए समय और दूरी जैसी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल को उपयोग में लाकर व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। ई कॉमर्स का मुख्य कार्य मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस आदि ये है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि बाय ई कॉमर्स वी मीन अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। एट प्रेजेंट इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ई कॉमर्स। वर्तमान में ऑनलाइन व्यापार करने के लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विद इट्स यूज बैरियर्स लाइक टाइम एंड डिस्टेंस डू नॉट मैटर टू कंज्यूमर्स। ई कॉमर्स के आने से जो हमारे ग्राहक होते हैं, है ना, बिल्कुल, जो हमारे ग्राहक होते हैं मेरे भाई, उन्हें किसमें हेल्प होती है तो हम कहेंगे कि इससे जो हमारे ग्राहक होते हैं उनके समय और दूरी जैसी चीजें मायने नहीं रखती। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां हो और आपको मुंबई से कोई चीज मंगानी है तो आप खुद लेने नहीं जाओगे, वो अपने आप आ जाएगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों से क्या है, यहां पर काफी फायदा हमें हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे कि ई कॉमर्स की जो शुरुआत है, ई कॉमर्स की जो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो शुरुआत है मेरे भाई वो 1979 में यूनाइटेड किंगडम के एक उद्यमी माइकल एल्ड्रिच ने की थी। किसने की थी दोस्त, तो हम और आप कहेंगे कि माइकल एल्ड्रिच ने की थी, माइकल एल्ड्रिच ने की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ऑनलाइन शॉपिंग या मैं कहूं ई कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी तो 1979 में माइकल एल्ड्रिच नाम के व्यक्ति ने की थी। और अगर मैं कंपनी की बात करूं कि तो 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के विकास में ईडीआई का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए पहली महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है तो वो हमारी कंप्यूसर्व है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ फर्स्ट सिग्निफिकेंट ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी तो उसका नाम है कंप्यूसर्व 1969। ये तो बिल्कुल पूरा थोड़ी सी हिस्ट्री की बात हो गई। अब जो मेन मुद्दा है समझने वाला वो यहां से आता है, जो मेन मुद्दा है वो यहां से समझने वाला आता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं और आप अपने आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले और सबसे अच्छे से कि यहां दिया गया है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या है, ये कुछ टाइप है, ये हमारे ई कॉमर्स के कुछ टाइप होते हैं। तो एक B2B इसका टाइप है, एक B2C है, C2C है, C2B है, B2A है, C2A है। तो एक सवाल तो ये पूछेगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ई कॉमर्स का एक क्या नहीं है, टाइप नहीं है। तो
इनके अलावा कोई और ऑप्शन दे देगा और कहे तो आप समझ जाओगे ये नहीं है। लेकिन अभी आपको ये याद करने पड़ रहे होंगे B2B, B2C, C2C क्या है ये सब। तो जब आप इसे समझोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। अच्छा देखो, यहां पर B से मतलब है बिजनेस से, C से मतलब है कंज्यूमर से, A से मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर से। अगर मैं बात कर रहा हूं B2B टाइप की, सबसे पहले टाइप की बिजनेस टू बिजनेस, तो इसका मतलब यह है कि जब दो कंपनियां ऑनलाइन व्यापार करती हैं और दोनों का ही उद्देश्य व्यापार करना होता है, तो उनके बीच करे गए क्रय विक्रय को, उनके बीच किए गए सेल परचेज को हम और आप बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें किए गए को हम यहां पर बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं तो मान लो सैमसंग कंपनी ने फ्लिपकार्ट कंपनी को अपने फोन बेचे या दिए जिस भी तरह से, क्या फ्लिपकार्ट कंपनी उस फोन से बात करेगी? क्या फ्लिपकार्ट कंपनी अपने लिए मंगा रही है उसे? नहीं। फ्लिपकार्ट का भी उद्देश्य क्या है? तो हमारा आप कहेंगे भैया फ्लिपकार्ट का भी उद्देश्य जो है वो बिजनेस करना है और सैमसंग कंपनी का उद्देश्य भी बिजनेस करना है। तो ये दोनों ही कंपनियां कैसी हैं? बिजनेस टू बिजनेस, ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करेंगे तो बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण हो जाएंगी। अगला है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये जी बिजनेस टू समझना है सिर्फ, अभी लिखा हुआ भी मैं आपको हालांकि दे दूंगा, लेकिन लिखने से ज्यादा समझा हुआ जरूरी है। अब बात करते हैं B2C की, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो फाइनली उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो मान लो कि फ्लिपकार्ट कंपनी है, ठीक है, फ्लिपकार्ट कंपनी है और इधर मैं हूं भाई, इधर मान लो हम हैं, आप और हम हैं। तो जब आप और हम ऑनलाइन माध्यम से फ्लिपकार्ट कंपनी से कोई कंज्यूमर कोई माल खरीदेगा, तो वो क्योंकि उसे यूज कर रहा, अंतिम उपभोक्ता है उस चीज का, है ना, तो उसे हम B2C बिजनेस कहते हैं। मान लो अगर मैंने कोई फोन ऑर्डर करा, मैंने कोई घड़ी ऑर्डर करी, मैंने जो भी कुछ अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो एक कंपनी बिजनेस कर रही है, एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, एक यूज करेगा उसे। तो ये हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण हो जाता है। बताओ क्या ये दोनों बातें क्लियर है? इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे दोस्त? ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस समझ में आ गया, बिजनेस टू कंज्यूमर समझ में आ गया, यानी कि B2C। अब अगला नाम है हमारा C2C का। C2C क्या है भैया? तो C2C की फुल फॉर्म होती है हमारी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्त? तो हम और आप कहेंगे कि भैया C2C की फुल फॉर्म होती है आपकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी कि जब दो उपभोक्ता, जब दो ऐसे व्यक्ति जो दोनों ही, जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, दो ऐसे व्यक्ति जो दोनों ही उपभोक्ता हैं और आपस में ही चीजों का क्रय विक्रय, सेल परचेज ऑनलाइन माध्यम से कर ले रहे हैं, वो हमारा C2C का उदाहरण होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी कि ये मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूं, कोई खरीदने के इच्छुक हो तो इस नंबर पे कॉल करे, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे एप्लीकेशन चलते हैं जैसे OLX, तो आप लोगों ने देखा होगा OLX पर बेच डाल, C2C की फुल फॉर्म होगी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप लोगों ने देखा होगा कि OLX पर बेच डाल। OLX पर कौन है भाई? OLX एक ऐप तो है, लेकिन उस पर बेचने वाला और उसे खरीदने वाला, है ना, उसे बेचने वाला और उसे खरीदने वाला दोनों ही कौन है? कंज्यूमर। दोनों ही ग्राहक ही हैं, दोनों उसका यूज ही करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने मोटरसाइकिल बेचनी है, मैंने अपना फ्रिज या किसी व्यक्ति विशेष को अपना फ्रिज, फोन, AC, सोफा, कुछ भी बेचना है, फर्नीचर बेचना है, पुराना है, वो उसे क्या करेगा? OLX पे डाल देगा। अब कोई और व्यक्ति जिसे इसकी जरूरत होगी वो वहां पर देखेगा, आपस में दोनों लोग बात कर लेंगे। तो बिजनेस कोई नहीं कर रहा, ठीक है, वो दोनों क्या है कि ग्राहक ग्राहक जब आपस में आपका क्रय विक्रय या मैं कहूं सेल परचेस करते हैं, तो उसे हम, और कर किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इसे हम ई कॉमर्स के अंतर्गत कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह देते हैं। ठीक है दोस्त, आगे अगर हम बात करते हैं अगली, तो उसका नाम है C2B। C2B, C2B क्या चीज है जी? C2B, तो हम और आप कहेंगे C2B का अर्थ होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। C2B की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? तो आप और हम कहेंगे कि C2B की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू बिजनेस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति भी है, वो विशेष है, वो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। कैसे जी? जैसे आपने देखा होगा एक शब्द आता है फ्रीलांसिंग, अगर आपने सुना हो।
है ना। तो जैसे मान लो किसी कंपनी को कोई काम करवाना है और उस कंपनी के पास सफिशिएंट जो उसके मेंबर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो हैं, बट कभी क्या हुआ किसी विशेष दिन कि कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गया। अब उस एक्स्ट्रा काम के लिए क्या होगा कि भाई अब वो हायर तो करेंगे नहीं नया, तो फ्रीलांसिंग पे काम करा लिया जाता, बाहर काम करा लिया जाता है। तो किसी और व्यक्ति ने कंपनी को अपनी सेवाएं बेच दी ऑनलाइन माध्यम से, इसे कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। जैसे एडिटिंग हो जाती है, मान लो मुझे वीडियो एडिटिंग करानी है, अब वो व्यक्ति मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता, बट मैंने उसे, क्योंकि मैंने उसे एडिटिंग कराई और इस बात के लिए मैंने उसे ऑनलाइन वीडियो भेजी, फिर उसने मुझे अपनी वीडियो भेज दी एडिट करके और मैंने उसे पेमेंट कर दिया, तो ये C2B का उदाहरण है, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, एक है हमारा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और एक है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो आओ जानते हैं किस तरह से यहां से और क्या चीजें बनेंगी। जो बातें मैंने आपको अभी वर्बली समझाई हैं, मुंह जुबानी समझाई हैं, उन्हें एक बार इस तरह से और देखो। चलो, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बिजनेस सेल प्रोडक्ट सर्विस टू अदर बिजनेस, व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को उत्पाद सेवा बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अलीबाबा, इंडिया मार्ट, उड़ान। ठीक है, इंडिया मार्ट कंपनी क्या करती है, देखो इंडिया मार्ट कंपनी जो है ये कंपनी है और ये बाकी कंपनियों को अपनी सर्विस देती है। अलीबाबा भी ऐसे करता है, जोहो भी ऐसे करती है ना, आपने देखा होगा जोहो मेल, तो ये भी ऐसे करती है कि अपनी सर्विसेज हैं वो कंपनियों को देती हैं। तो ये कंपनियों के बीच में जब हो रहा है आपका लेन देन। B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो व्यवसाय सीधे ग्राहकों को उत्पाद सेवाएं बेचते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो ये क्या करते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करता है, तो हम कहेंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट डायरेक्टली किसे बेचेगा, सामान ग्राहकों को बेचता है। तो ये हमारा इसका उदाहरण हो गया। C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक एक दूसरे को सामान सेवाएं बेचते हैं। OLX, eBay, फेसबुक मार्केटप्लेस, कंज्यूमर सेल्स गुड्स सर्विस टू अदर कंज्यूमर। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, तो इंडिविजुअल्स प्रोवाइड सर्विसेज प्रोडक्ट टू बिजनेस, व्यक्ति व्यवसायों को अपनी सेवाएं उत्पाद देता है। अपवर्क, शटरस्टॉक, फ्रीलांस वेबसाइट है ना, फ्रीलांसिंग वेबसाइट में बता रहा हूं, ये चीजें हमारी C2B में हो जाएंगी। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो देखेंगे B2A का मतलब है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय सरकार प्रशासन को ऑनलाइन सेवाएं बेचता है, जैसे ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, टेंडर प्लेटफॉर्म आदि। और A2B है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, इसका मतलब है कि आपका सरकार प्रशासन व्यवसायों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है यहां पर। ठीक है दोस्त, अगर मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ और फुल फॉर्म्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि COD की फुल फॉर्म क्या होगी, हम और आप कहेंगे कैश ऑन डिलीवरी। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, CPC कॉस्ट पर क्लिक, CTR क्लिक थ्रू रेट, CPM क्लिक पर 1000 इंप्रेशन, CPV क्लिक पर V। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बार एक शॉर्ट टर्म में एक चैप्टर के बारे में जाना जिसका नाम था ई कॉमर्स। अगर मैं इस ई कॉमर्स के बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी और दूं तो आप देखोगे यहां पर ध्यान से, ई कॉमर्स शॉर्ट में दे रहा हूं, शॉर्ट में अब थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो चीजें मैंने इतने अच्छे समझाई उसे ध्यान से सुनेंगे। ई कॉमर्स का इधर मतलब लिखा है, इधर हिंदी इधर इंग्लिश। ई कॉमर्स तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं की खरीद फरोख्त को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। शॉपिंग कार्ट क्या चीज होता है जी, ई कॉमर्स के अंदर एक शब्द यूज होता है शॉपिंग कार्ट, तो हम कहेंगे अ वर्चुअल कार्ड दैट स्टोर सिलेक्टेड आइटम बिफोर चेकआउट, भुगतान से पहले चुनी गई वस्तुओं को रखने वाला एक वर्चुअल कार्ट ये होता है हमारा। एक होता है अबंडेंट कार्ट, ये क्या चीज है जी अबंडेंट कार्ट, तो व्हेन आइटम्स आर एडेड टू कार्ट बाय पेमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब आइटम को आपने कार्ट में जोड़ लिया है लेकिन भुगतान कर नहीं किया अभी, ये हमारा अबंडेंट कार्ट होता है। शॉपिंग कार्ट, भुगतान से पहले चुनी गई वस्तुओं को रखने वाला एक वर्चुअल कार्ट। पेमेंट मोड, आप इसमें ई कॉमर्स में UPI, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी अलग अलग तरीके से भुगतान कर सकते हैं। COD का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी का डर कम करता है और जब आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाए, जब आप उसे देख लो तभी आप पैसे दो। ठीक है, ऑर्डर ट्रैकिंग, तो ग्राहक को डिलीवरी की स्थिति देखने देता है। सिक्योरिटी, SSL TLS है ना, लेन देन डेटा को इनक्रिप्ट करता है। और डायनेमिक प्राइसिंग, मांग समय व उपयोगकर्ता व्यवहार के अनुसार कीमत बदल भी जाती है इसकी। तो ये तो हमारा हो गया एक कौन सा, ये तो हो गया मेरे भाई हमारा यहां पर ई कॉमर्स कंप्लीट। ई कॉमर्स के बारे में आपको इतनी ही जानकारी जाननी है।
इस पूरे चैप्टर को मैं बहुत छोटे में आपको शॉर्ट करके दे रहा हूं, जिससे कि आप कम समय में अच्छे से चीजों को समझ पाओ, देख पाओ और कर पाओ। अगर मैं आगे बढ़ता हूं ई गवर्नेंस की तरफ, तो आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म क्या है जी। ई गवर्नेंस की आपकी हमारी फुल फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यानी कि ई गवर्नेंस का मतलब है सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके। E-governance means making all government functions easily accessible to the public through online services. Through e-governance, government functions have been made online, thereby saving money and time of both government offices of the public. यानी कि इसका मतलब ये है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार ने अपने जो सरकारी कामकाज हो सकते थे आपके ऑफिस में जाकर के ही तुम्हें करवाने पड़ते थे, वो अब कैसे होने लगे हैं, वो अब आप अपने घर से ही कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले काम कौन कौन से हैं, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। ऑनलाइन जीएसटी फिल कर सकते हो, ऑनलाइन लाइट का बिल भर सकते हो, पानी का बिल भर सकते हो, टेलीफोन बिल, मोबाइल डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज है। और इन सभी सरकारी कामकाज को अगर आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स पर जाकर कर पा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गए, ई गवर्नेंस का उदाहरण हो गए। आईटीआर फिल कर रहे हो, होटल रूम बुक कर रहे हो, टिकट बुक कर ले रहे हो, फ्लाइट की, ट्रेन की, ये सभी हमारे ई गवर्नेंस के ही उदाहरण होते हैं। अगर मैं ई गवर्नेंस के टाइप की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, है ना। तो आप देखेंगे कि इसके टोटल 4 प्रकार होते हैं, जिनमें एक होता है G2C। G2C का अर्थ होता है मेरे भाई गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल, एजुकेशन, ऑनलाइन पोर्टल, ईटीसी। तो ये गवर्नमेंट जब जनता को जो सुविधाएं देती है वो G2C हो गया। एक होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक सरकार, एक राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य सरकार से कोई आपस में उनके पोर्टल पर काम करती है, जो भी उनका लेन देन होता है, वो हमारा G2G का उदाहरण है। एक है G2B, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी से बिजनेस कंपनी से कुछ काम करवाती तो G2B। और एक है G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट और सरकारी एम्प्लॉय के बीच के जो काम होते हैं वो इस G2E के अंदर हो जाते हैं। आइए तो देखेंगे G2C क्या है जी। सरकार नागरिकों को सीधे ऑनलाइन सेवाएं देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू सिटीजन। G2B क्या है भैया, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार व्यवसायों को ऑनलाइन सेवाएं जानकारी देती है, गवर्नमेंट ऑफर्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टू बिजनेस। G2G क्या है जी, G2G तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार विभागों के बीच ऑनलाइन संचार और डेटा आदान प्रदान करती है। ठीक है, और C2G तो नागरिक सरकार को ऑनलाइन फॉर्म, टैक्स, शुल्क आदि जमा करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद ई बैंकिंग से पहले इसी की कुछ और अगर मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने रखूं इसी चैप्टर की है, तो आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा जस्ट। चलिए, तो आप यहां पर देखेंगे इसी चैप्टर ई गवर्नेंस के ही बारे में अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताऊं, तो आप देखेंगे यहां पर कि मीनिंग क्या है इसका, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना, यूज ऑफ आईसीटी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। G2C का मतलब क्या था, सरकार से नागरिकों को सेवाएं। G2G सरकारी विभागों के बीच आपस में संवाद करना। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। डिजिटल सिग्नेचर दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है, इंपॉर्टेंट है डिजिटल सिग्नेचर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी तो ओपन सिस्टम रिड्यूस करप्शन, पारदर्शिता भ्रष्टाचार कम करती है ना, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे, ये किसका फायदा है, बढ़िया। ग्रीवेंस पोर्टल ऑनलाइन शिकायत आप इसमें कर सकते हैं, ये इसका एक फायदा है ना। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, डिजिटल भूमि का रिकॉर्ड रहता है। बेनिफिट्स आपको स्पीड, काम में स्पीड होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है सामने वाले की।
ठीक है ना। तो ये हमारा अगला चैप्टर हो गया कौन सा, जिसका नाम था ई गवर्नेंस। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे ई बैंकिंग की, किसकी बात करूंगा, अब अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं ई बैंकिंग, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे कि भैया जो हमारी ई बैंकिंग है वो यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई। जी हाँ, हो गई। चलो, मतलब ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, घर पे बैठे बैठे, है ना, बैंक में जाए बिना बैंक के सारे काम कर लेना, ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इंटरनेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैंकिंग कार्य करने की सुविधा है। और इंटरनेट बुकिंग ऑल्सो, इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो कॉल्ड नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इनके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो हम देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग यानी कि वेबसाइट से बैंकिंग की जा सकती है, मोबाइल बैंकिंग मोबाइल ऐप से बैंकिंग की जा सकती है, एटीएम बैंकिंग एटीएम मशीन से लेन देन किया जा सकता है, यूपीआई वॉलेट डिजिटल पेमेंट, और पीओएस तो कार्ड स्वाइप पेमेंट। ये कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। एसएमएस टेलीफोन बैंकिंग, एसएमएस या कॉल के द्वारा भी बैंकिंग आपकी की जा सकती है। ठीक है, चलो, अगर मैं यहां तक बात क्लियर है कोई भाई, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा ही अगर मैं कहूं तो समझने वाली हैं, है ना। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ही धीरे धीरे तुम्हें इनके बारे में बताऊं कि ई बैंकिंग तुम वेबसाइट से भी कर सकते हो, नहीं, है ना। फिर अभी हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो यहां तक बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। फीचर्स क्या है जी? तो एक तो फायदा ये है कि प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस। इसका एक इंटरनेट बैंकिंग का एक अच्छा फायदा ये है हमारा कि इसमें हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों काम कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वर्क होते कौन से हैं आपके? तो फाइनेंशियल वर्क तो वे होते हैं मतलब पेमेंट से संबंधित है, पैसे भेजने हैं, पैसे निकालने हैं, है ना, उस टाइप के हो गए आपके। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे नॉन फाइनेंशियल की, तो ये वे काम होते हैं जो पैसे से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें करने हैं। जैसे अगर आपको चेकबुक अप्लाई करनी है तो आपको बैंक जाना पड़ता था, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट निकलवाना था, आपको बैंक जाना पड़ता था, आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको लोन, अगर लोन के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, लोन आपको अप्लाई करना है, बैंक जाना पड़ता था, खुद से कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें कैसी हैं? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो वर्क हैं ये ई बैंकिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं आपकी। ठीक है दोस्त, चलो, इसके अलावा चेक बैंक बैलेंस एनी टाइम, आप कभी भी अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हो। पे बिल एंड ट्रांसफर मनी, आप पेमेंट बिल को आराम से पे कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। व्यू लोन्स एंड लाइक टू अकाउंट, खाते से जुड़े लोन देख सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है। प्रोटेक्टेड बाय यूनिक आईडी एंड पासवर्ड, तो ये यूनिक आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं। चेकबुक के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर चेकबुक। बाय जनरल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। और सेट और कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑटोमेटिक पेमेंट लगा सकते हैं और उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसकी फुल फॉर्म बताऊं थोड़ी सी, तो आप देखेंगे कि 3 चीजें होती हैं इसे ई बैंकिंग के अंतर्गत मेनली। उनका नाम क्या क्या है? बिल्कुल, तो उनका नाम होता है मेरे भाई ठीक है, तो हम और आप देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या है? नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, स्पीड इसकी धीमी होती है, इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। और नेफ्ट का प्रयोग हम अगर हमें रेगुलर ट्रांसफर करना है तो हम नेफ्ट करते हैं। आरटीजीएस, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें पेमेंट हाल के हाल पहुंच जाता है। इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 लाख है, मतलब 2 लाख या 2 लाख से बड़ा पेमेंट ही आरटीजीएस के थ्रू किया जा सकता है, उससे छोटा नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। हाई वैल्यू ट्रांसफर, बड़ी वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए। अगला होता है आईएमपीएस, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंटली पेमेंट हो जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं है ना। बड़े में जो है आपका जो मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है वो बैंक पर डिपेंड करता है, यूजुअली 2 लाख होती है। जल्दी से ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग आप और हम कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, चलिए, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं
तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इस ई बैंकिंग के बारे में और जाने तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग सेवाएं 24/7 बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर यूजिंग यूपीआई आईडी मोबाइल, ठीक है। नेफ्ट क्या है? बैच आधारित ट्रांसफर प्रणाली है, बैच बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। आरटीजीएस कैसा है? रियल टाइम हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो याद रखेंगे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। फिशिंग क्या चीज है? फ्रॉड टू स्टील बैंकिंग क्रेडेंशियल। ये आपका ई बैंकिंग के अंदर फिशिंग का मतलब होता है कि आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी को लेना, है ना, और धोखाधड़ी करके। और एसएमएस अलर्ट तो ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, लेन देन सूचना द्वारा धोखाधड़ी को रोकना। ये हमारे कुछ इसके क्या हो जाएंगे, ये और चीजें हो जाएंगी। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपसे चौथे की तरफ, जिसका नाम है ई लर्निंग। अगला है हमारा ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या है जी? अब ई लर्निंग का मतलब होता है मेरे भाई हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो ई लर्निंग इज अ टीचिंग प्रोसेस इन विच एजुकेशन इज इम्पार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द इंटरनेट। Through this, students can study on online platform where they are provided with tools like videos, lecture, interactive exercises, e-book and online assessments. ई लर्निंग एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करके शिक्षा दी जाती है। भाई नॉर्मल सी बात है। ई लर्निंग, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से लर्निंग, ठीक है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अभी आप और हम जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से आप और हम जो सीख रहे हैं, ये इस ई लर्निंग का ही तो एक उदाहरण है। जब आप इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं कुछ भी, ओलेट क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म मैं लेकर आया हूं जिसकी फुल फॉर्म है, ओलेट की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। एलएमएस की फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलसीएमएस की फुल फॉर्म होती है लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और आईएफएससी ई बैंकिंग से रिलेटेड था हालांकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जो ई लर्निंग है हमारी, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। जो ई लर्निंग होती है हमारी, इसे हम 2 भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन से 2 भाग है वे? तो आप कहेंगे एक तो होता है आपका हमारा सिंक्रोनस ई लर्निंग। कौन सा? सिंक्रोनस ई लर्निंग। तो लाइव ऑनलाइन क्लास जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक ही समय पर जुड़ते हैं, ठीक है। और एक होता है असिंक्रोनस ई लर्निंग। इसका मतलब है कि रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और क्विज के माध्यम से कभी कभी सीखना, कभी भी सीख लेना। क्या है? लाइव ऑनलाइन क्लासेस वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट इन रियल टाइम। असिंक्रोनस लर्निंग, लर्निंग एनी टाइम थ्रू रिकॉर्ड वीडियो, नोट्स, क्विजेस। सिंक्रोनस लर्निंग का मतलब है कि जैसे आप और हम पढ़ रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो तुम तुरंत देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा? तो ये तो है आपका सिंक्रोनस लर्निंग। लेकिन अगर जब आप इसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे, आप इंटरनेट से कोई चीज नोट्स निकाल करके पढ़ रहे हो, पीडीएफ पढ़ ले रहे हो, तो वो हमारी असिंक्रोनस लर्निंग होती है। हाँ, शेख भाई पूछ रहे हैं सर टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत कंफ्यूजन है दोस्त, मैं बताता हूं। देखो, टास्क मैनेजर, जो पहली प्राथमिकता तुम दोगे शॉर्टकट की को, वो होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगी क्योंकि बात एक ही है, ठीक है। या फिर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तब आप इसे लगाएंगे जब ऊपर वाली ऑप्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है नीचे वाली, इनसे तुम्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। बताएंगे तो अगर मैं ई लर्निंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, तो भाई इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखना। लर्निंग एनी टाइम, असिंक्रोनस का मतलब क्या है? लर्निंग एनी टाइम रिकॉर्डेड कंटेंट। और सिंक्रोनस लर्निंग तो रियल टाइम ऑनलाइन क्लासेस। एलएमएस क्या है हमारा? तो हम कहेंगे प्लेटफॉर्म टू मैनेज कोर्सेज स्टूडेंट एंड परफॉर्मेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एलएमएस कहते हैं, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा आप देखेंगे ऑनलाइन असेसमेंट्स, ऑनलाइन पेपर हो जाते हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, सीखने के दौरान फीडबैक आधारित मूल्यांकन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। बड़े स्तर के खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, तो ये हमारे यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, कुछ इसके उदाहरण हो जाते हैं। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे
कि जो ये चारों चीजों के बारे में हमने यहाँ पर जाना, क्या ये आपको क्लियर हुआ? थोड़ा एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम टेस्ट योर सेल्फ की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि जो भी कुछ हमने पढ़ा यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है एक आध सवाल ऐसा भी देखने के लिए मिले जो मैंने ना कराया हो, लेकिन फिर उस सवाल को लाने का उद्देश्य ही ये रहा होगा कि यदि उसे थ्योरी के थ्रू कवर नहीं कराएगी उस डिटेल को, तो फिर उस डिटेल को मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करा दूं। ठीक है, तो एक बार यहां पर अगर देखो, बहुत सरल तरह से चैप्टर है। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को यहां पर कुछ ऐसे रख दूं कि ई कॉमर्स क्या है जी, तो हम और आप कहेंगे ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें आप और हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कर रहे होते हैं। इसके कुछ उदाहरण होते हैं B2B, B2C, C2, है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक है हमारा B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक है हमारा B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, एक है हमारा C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना। तो ये हमारे कुछ ई कॉमर्स होते हैं, हो जाते हैं। ई गवर्नेंस, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ऐसे इसके उदाहरण होते हैं। ई लर्निंग, इसके एग्जाम्पल है सिंक्रोनस लर्निंग, है ना, असिंक्रोनस लर्निंग। ई बैंकिंग, ऑनलाइन माध्यम से बैंकिंग करना। ठीक है जी, चलिए, तो अब अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं, तो जैसे पहला सवाल है आपके सामने यहां पर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे और एक बार आंसर देने का एक प्रयास करेंगे, एक कोशिश करेंगे। बताइए, a customer adds item to an online shopping cart by payment is not completed, this stage is known as। एक ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में वस्तुएं जोड़ तो लेता है लेकिन भुगतान पूरा नहीं करता, इस अवस्था को क्या कहते हैं? बताओ, इस अवस्था को आप और हम क्या कह रहे होते हैं? ठीक है, तो बताओ, ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं जी, डिजिटल रिसीप्ट नहीं जी, इन्वेंट कंट्रोल नहीं जी, अबेंडेंट कार्ड जी हाँ, ऑप्शन बी। अगला, विच फीचर अलाउज कस्टमर टू ट्रैक दियर पार्सल इन रियल टाइम ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहक को वास्तविक समय में पार्सल ट्रैक करने की सुविधा कौन सी है? CRM, पेमेंट गेटवे, शॉपिंग कार्ट, तो ये तीनों ही नहीं है। ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम। अगला, कैश ऑन डिलीवरी ग्राहक की किस चिंता को दूर करता है? कैश ऑन डिलीवरी मेनली रिड्यूसेस विच कस्टमर कंसर्न, किस कंसर्न को दूर करता है कैश ऑन डिलीवरी? बताएंगे आप, तो हम और आप कहेंगे भैया कि डिलीवरी की स्पीड को नहीं जी, प्रोडक्ट की वैरायटी को नहीं जी, वेबसाइट डिजाइन को नहीं, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी को, है ना, जो पैसे जाने का जो धोखाधड़ी का डर होता है उससे बचाता है। विच टेक्नोलॉजी इंश्योर्स सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय एनक्रिप्टिंग डेटा, कौन सी तकनीक डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करती है? बताओ, तो हम देखेंगे यहां पर इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इनक्रिप्ट करके डेटा को सुरक्षित करती है। तो मैंने आज की क्लास में तुम्हें बताया है SSL और TLS। कमेंट दिखाइए, हाँ, है ना, SSL और TLS इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है? डायनेमिक प्राइसिंग इन ई कॉमर्स डिपेंड्स मेनली ऑन। ई कॉमर्स में डायनेमिक प्राइसिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? फिक्स गवर्नमेंट रेट, डिमांड एंड यूजर बिहेवियर, सेलर्स मूड, या फिर वेबसाइट के कलर पर? तो भाई वेबसाइट कलर नहीं जी, सेलर्स मूड नहीं जी, डिमांड एंड यूजर, फिक्स गवर्नमेंट रेट्स, है ना। तो ये हमारी किस पर करेगी? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर किस प्रकार के उदाहरण में आते हैं? बताओ, कमेंट दिखाइए, कमेंट। ठीक है, तो एक बार बताएंगे आप सभी मुझे। बताएंगे मेरे भाई, क्या होगा इस सवाल का आंसर हमारा? सरल है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारा आप कहेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जिन्हें छात्र कभी भी देख सकते हैं किस लर्निंग मोड को दर्शाते हैं? तो हम कहेंगे ऑप्शन बी, असिंक्रोनस लर्निंग। अगला सवाल, ऑनलाइन क्विजेस विद इंस्टेंट फीडबैक मेनली हेल्प इन। तत्काल फीडबैक वाले ऑनलाइन क्विज मुख्य रूप से
किस में मदद करते हैं बताओ? तत्काल फीडबैक वाले, हाँ, समेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, सर्टिफिकेशन प्रिंटिंग में, या फिर कोर्स मार्केटिंग में? बताओ जो फीडबैक है हमारा ये आखिर किस काम में आता है? तो आप कहिएगा कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में काम आते हैं। अगला, अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज मेनली यूज्ड टू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम होता है? डिजाइन, हार्डवेयर को डिजाइन करना नहीं, मैनेजमेंट कोर्स यूजर एंड प्रोग्रेस। अगला सवाल, विच फीचर सपोर्ट्स रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन, कौन सी सुविधा शिक्षक और छात्रों के बीच वास्तविक समय में संवाद का समर्थन करती है? वास्तविक समय में बातचीत इनमें से किसके माध्यम से होगी बताओ? इनमें से किसके माध्यम से रियल टाइम आप बातचीत कर सकते हैं? तो हमारा आप कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मॉक्स का सही वर्णन क्या है आपका बताएं? तो लार्ज स्केल ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज एन एग्जांपल ऑफ, आयकर रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करना किसका उदाहरण है? आयकर रिटर्न को आप अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यह किसका उदाहरण है हमारा? बताएंगे? अगर आप इनकम टैक्स, तो भैया गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर आएगी ये चीज, है ना। अगला, डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नेंस इज मेनली यूज्ड फॉर, डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं हमारे ये किस लिए होंगे आखिर? तो ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए होते हैं। विच बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस रिड्यूसिंग करप्शन, ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ भ्रष्टाचार को कम करता है? तो भाई पेपर यूज नहीं, मैनुअल रिकॉर्ड नहीं, डिले इन सर्विसेज नहीं, ट्रांसपेरेंसी। जी हां, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? ट्रांसपेरेंसी। अगला, ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल मुख्य रूप से किसमें सुधार करते हैं? ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल मेनली इंप्रूव, बताओ किस चीज में ये हमारी मदद करते हैं? तो हमारा आप क्या कहेंगे कि भैया ये सिटीजन के पार्टिसिपेशन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण नागरिकों की मदद कैसे करता है? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हेल्प सिटीजन बाय, बताओ बारे में, हाँ ठीक है बताएंगे। तो हम कहेंगे भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण नागरिकों की कैसे मदद करता है? फास्टर एंड एक्यूरेट एक्सेस टू रिकॉर्ड। बी नहीं, रुकेंगे, सॉरी, क्या है एक बार दोबारा पढ़ेंगे? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, हाँ, इंक्रीजिंग पेपर वर्क नहीं, इंक्रीजिंग डिस्प्यूट नहीं जी, बी। अगला, विच ई बैंकिंग सर्विस अलाउ मनी ट्रांसफर यूजिंग अ मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी, कौन सी ई बैंकिंग सेवा मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से धन स्थानांतरण की सुविधा देती है? मोबाइल से नेफ्ट नहीं जी, आरटीजीएस नहीं जी, चेक नहीं जी। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आप में से कितने दोस्तों को बताया, बताओ यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कितने दोस्तों को पता है, बताएंगे एक बार? तो हम कहेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगी? हम कहेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये हमारी फुल फॉर्म होती है किसकी? यूपीआई की। ठीक है, अगला सवाल बताएंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसे बेहतर बनाता है? सिक्योरिटी, अकाउंट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, ट्रांजैक्शन की स्पीड, या फिर सिक्योरिटी को? तो हम कहेंगे भैया इससे सिक्योरिटी पर्पस। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या है? सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगला, इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराती है ओनली ड्यूरिंग बैंक आवर्स, 24/7 फ्रॉम एनीवेयर, ऑनलाइन फ्रॉम एटीएम ओनली। तो ओनली शब्द गलत हो जाएगा, 24/7 इसका सही आंसर है। ई बैंकिंग में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ। ई बैंकिंग के अंदर जो फिशिंग अटैक है, फिशिंग अटैक इन ई बैंकिंग मेनली एम टू इंप्रूव सर्विस क्वालिटी, स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, आपकी जानकारी को चुराने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला सवाल है एसएमएस अलर्ट फ्रॉम बैंक आर मेनली यूज टू, बताओ। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा छोटा ही चैप्टर है जिसमें हमने इसे जानने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस सवाल का उत्तर क्या है आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।